नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है, लेकिन दूसरी ही तरफ विधानसभा में सत्र भी जारी है और ऐसे में राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार इस वक्त विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने सपा के वरिष्ठ नेता रामपुर से 10 बार विधायक रहे राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को लेकर, जी हां, आजम खान की विधानसभा से सदस्यता जब से खत्म की गई है, समाप्त की गई है, तब से लगातार यहां पर आजम और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी भी रद्द की जा चुकी है। ऐसे में सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि स्वार सीट अब यहां से खाली हो चुकी है, स्वार सीट पर जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं और अब यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि आखिरकार आजम यहां पर इन उपचुनाव के लिए परिवार के किसी सदस्य को आगे करना चाहेंगे या फिर अपने किसी करीबी नेता को। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कपिल, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार कपिल, जिस तरीके से सियासी माहौल देखने को मिल रहा है यूपी में और आजम खान को लेकर आप बखूबी वाकिफ है कि आजम खान के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए थे और उन मुकदमों के चलते देखा जाए तो आजम की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई। उनकी पत्नी तंजीम खान है जो राजनीति में एक्टिव रही हैं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और बीमार भी रहती हैं, तो उनको लेकर तो यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि अब आजम उनको तो आगे करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे विरासत को संभालने के लिए। दूसरी ही तरफ देखा जाए बेटे, जो बड़े बेटे हैं अदीब खान, उनको लेकर दावे किए जा रहे हैं और उनकी बहू सिद्रा अदीब को लेकर भी। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या कुछ कहना रहेगा स्वार सीट को लेकर? देखिए, स्वार सीट की अगर बात करी जाए तो बीजेपी ने कहा है कि जिस तरीके से और सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं वैसे इन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन खास ये होने वाला है, चूंकि वो आजम खान के परिवार से जुड़ी हुई सीट थी, तो इसको जीतने के लिए बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश करेगी। हमने देखा कि आकाश सक्सेना ने जो पिछला उपचुनाव हुआ था, जो आजम खान की सीट खाली होने के बाद हुआ था, उस पर किस तरीके से चुनाव लड़ा और कैसे वो जीत जो है वो हासिल की। हालांकि इसको लेकर यह भी चर्चाएं थी कि फिर से एक बार चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि स्वार सीट पर भी तमाम तरह का बवाल जरूर मचेगा, क्योंकि अगर वो सीट जो है वो आजम परिवार से जुड़ी हुई है और उस पर बड़ा बवाल ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर भी जो है वो बीजेपी का कब्जा होता हुआ मैं नजर आएगा। अगर रुख किया जाए इतिहास की तरफ तो बीते 27 साल पहले यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार कपिल दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं नवेद मियां को आगे किया जा सकता है, जो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए से, या फिर यहां पर काजिम अली जो इस सीट के लिए एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए अपना दल को यहां पर वाकई में आगे किया जा सकता है। अपना दल सोनेलाल से है, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी से लगातार जुड़ी हुई हैं और पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से। तो आपको क्या लगता है, एक तगड़ी भिड़ंत हमें जरूर देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर अपना दल को आगे किया जाता है सोनेलाल को? तो कहीं ना कहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या यहाँ पर अपना दल से कमेरावादी को आगे करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर चुनाव की बात करी जाए तो पहले कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का इंतजार भी कर सकती है कि या फिर पहला दाव वो भी चल सकती है। वो ये देखेगी कि इसकी स्वार सीट पर जो वोटिंग हो रही है या फिर वोटिंग होगी, यानी तो जनता जो है वो किस तरह की है। अगर मुस्लिम समाज वहां पर ज़्यादा है तो हो सकता है कि मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया जाए, और अगर उसे लगता है कि मिला जुला वोट बैंक है उसमें हिंदू ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि एक हिंदू प्रत्याशी को उतार दिया जाए। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो माहिर है, और हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। उसके लिए अगर प्रचार की बात करी जाए या फिर और दमखम की बात करी जाए तो वो भी करती हुई नजर आती है। तो फिलहाल अगर हम पूरे मामले को देखें, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, उससे मुझे यही लगता है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो एक स्ट्रांग उम्मीदवार होगा। क्योंकि जयाप्रदा का भी नाम उसमें जो है वो बीते दिनों सामने आया था, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी गंभीरता किस तरीके से दिखा रही है। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो रही है, वो भी एक सीट पर उपचुनाव के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव तो बहुत ज़्यादा जो तैयारियों के साथ होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आजम खान को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये दावा भी किया जा रहा है कि आजम खान यहाँ पर परिवार के किसी एक सदस्य को आगे कर भी सकते हैं और नहीं भी, और दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं किसी करीबी नेता को यहाँ पर आगे किया जा सकता है। तो रुख किया जाए यहाँ पर आजम की जो बहू हैं सिद्रा अदीब खान, जिनको लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं, और सिद्रा खुद भी चाहती हैं कि अगर उन उपचुनाव में उन्हें आगे किया जाए तो वह उपचुनाव में आगे बढ़ना पसंद करेंगी। तो लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी दावे किए गए थे और एक बार फिर से यहाँ
यहाँ पर सिद्रा को लेकर दावे किए जा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे कि यहाँ पर सिद्रा को आगे करें, और क्या मुस्लिम वोट बैंक को यहाँ पर सिद्रा के जरिए बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, सिद्रा को उतारने में मुझे लगता है कि कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि राजनीति में कभी ना कभी किसी ना किसी की शुरुआत होती है। और हमने देखा कि जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम की विदाई की गई, आजम खान की पहले ही जा चुके हैं, दोनों के वोटिंग राइट जा चुके हैं। ऐसे में जो आजम परिवार है उसको बचाने के लिए राजनीति में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव के पाले में गेंद है, यानी कि अखिलेश इस पर क्या फैसला करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं आजम खान की तरफ से इस मुद्दे पर अखिलेश से जरूर बात हुई होगी, और वो चाह रहे होंगे कि परिवार के हाथ से सीट ना जाए, क्योंकि आप ये भली बात ही जानते हैं कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति कोई एमएलए होता है, यानी कि सांसद होता है, विधायक होता है, या फिर किसी भी राजनीतिक पद पर होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी पहुंच शासन प्रशासन से लेकर सरकार में भी होती है। एक बार अगर आप देखिए कि आजम परिवार जो है वो इस तमाम चीजों से हट जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं अखिलेश और आजम के बीच दूरियां बढ़ सकती है। क्योंकि हमने पहले देखा जब आजम खान जेल गए थे, तब उनको पूछने के लिए जो है वो अखिलेश नहीं गए थे, और इसी बात को लेकर नाराजगी भी देखी गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश यही होगी कि ये सीट जो है वो वापस आजम परिवार के पास आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अखिलेश यादव सिद्रा के नाम पर विचार ही नहीं करते, तो फिर आजम परिवार को एक बड़ा झटका फिलहाल देखा जाए कपिल, तो आजम खान की बहन को लेकर भी हाल ही में खबर सामने आई। एक बार यहाँ पर कोर्ट की तरफ से उन्हें समन भेजा गया, उनके बड़े बेटे अदीब खान को भी। तो उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि आजम अब अपनी बहू सिद्रा को आगे करना चाहेंगे ही नहीं। तो अब आपको क्या लगता है, बीजेपी की तरफ से नवेद मियां या फिर जयप्रदा, जो हाल ही में उन्होंने मुलाकात की थी, और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर आजम खान क्या वाकई में अखिलेश यादव को ही पूरी पूरी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? क्योंकि फिलहाल की जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक यही दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं आजम खान यहाँ पर अखिलेश यादव को ही आगे करना चाहेंगे, कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। जो लोकसभा उपचुनाव हुए थे रामपुर में बीते साल दिसंबर के महीने में, उन्होंने आसिम रजा को आगे किया, लेकिन नजारा क्या देखने को मिला कि यहाँ पर आकाश सक्सेना की जीत हुई बीजेपी खेमे से। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को खुद ही आगे आना पड़ेगा इस बार? देखिए, अखिलेश यादव तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी प्रमुख के तौर पर वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। तो पार्टी के और तमाम नेताओं को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपने जयाप्रदा का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये जो शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन ये तमाम हमारे ऑफिस में चर्चाएं थी कि ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। जयाप्रदा के तौर पर अगर हम उनके नाम पर भी चर्चा करें, तो एक ऐसा उम्मीदवार है, अगर वो स्वार सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने से पहले कहीं ना कहीं वो जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। हालांकि वोटिंग की बात करी जाए तो वो इलेक्शन कमीशन उसके बाद ही अनाउंस करता है, लेकिन ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो वो बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और अब ये देखना होगा कि जो आप बता रही हैं कि बहन का नाम आगे आता है, यानी कि अखिलेश यादव फिलहाल ये कंफ्यूज होंगे कि किस उम्मीदवार को आगे उतारा जाए। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रखता है कि जातिवाद का वहां पर किस तरह के जो लोग हैं, यानी कि वोटिंग की अगर बात करी जाए तो जनता किस तरीके से वोट करती हुई नजर आएगी। क्योंकि अखिलेश यादव भली भांति जानते होंगे कि वहां पर वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, और ऐसे में यही देखने के बाद बीजेपी और अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी, तो दोनों ही फैसला लेंगी। लेकिन बीजेपी चूंकि सत्ता में है, तो शायद वो इस बात का जो है वो फायदा उठा सकती है कि अगर कोई भी उम्मीदवार उतार दे तो शायद वो आसानी से जीत हासिल कर लेगा। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर अखिलेश यादव पर अब पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आजम खान को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। योगी सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए हैं, आजम खान लगातार कई मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2.5 साल तक वह सीतापुर जेल में बंद रहे थे, और दूसरी ही तरफ हेट स्पीच मामले में अब उनकी विधायकी भी रद्द की जा चुकी है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उनके बेटे अब्दुल्ला की विधायकी भी जा चुकी है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अब स्वार सीट जो खाली पड़ी हुई है, स्वार सीट से यहाँ पर समाजवादी पार्टी किससे आगे करेगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन सिद्रा अदीब खान साफ तौर पर कह चुकी हैं कि बड़े बुजुर्गों का जो कुछ फैसला होगा वह स्वीकार करेंगी, वह राजनीति में एक्टिव होना चाहती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव क्या वाकई में सिद्रा अदीब को आगे करेंगे, क्योंकि सिद्रा लगातार अखिलेश यादव की तारीफ करती हुई भी देखी गई हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।